था, बिल्कुल सही। देखिए स्वर्ण क्रांति की अगर बात करें तो इसका उत्पादन इसके अंतर्गत किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम और कोयले के उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद देखिए कि स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र में खोजा गया था। क्या लिखा हुआ है? स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र कहां पर खोजा गया था? तो मैं कहूंगा ये असम में खोजा गया था। तो असम आपके सवाल का जवाब होगा। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो ये पता कहां पर स्थित है? ये सातु तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा सातु इसमें से कौन सी है? तो कौन सी है आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग यहां पर सातु मुझे बता दीजिए। तो तमिल है, तमिल आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो क्या आपका सातु जवाब हो सकता है? फटाफट आप लोग एक बार मुझे यहां पर बता दीजिए। चलिए देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों महाराष्ट्र की थी, और फिर साथियों बिहार की थी, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, और फिर आंध्र प्रदेश। तो तीसरे नंबर का पूछा जा रहा है ना, तो बिहार आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये यूपी के बलिया में स्थित है सुरहा ताल अभ्यारण्य। आंसर आपका डी है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए जाना जाता है? तो भदोही की अगर बात करते हैं साथियों ये कालीन बुनाई के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कालीन बुनाई के लिए जाना जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना साथियों कब प्रारंभ की गई थी? तो ये कब प्रारंभ की गई थी? ये 2021 में प्रारंभ की गई थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत इनमें से कौन सा कृषि की परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो कृषि की परिभाषा के अंतर्गत बागवानी आती है, पशुपालन आता है, मछली उत्पादन आता है। तो कुल मिला के आपके सवाल का जवाब जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक है ना? चलिए उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी की कितने प्रतिशत है? तो मैं कहूंगा 16.4% है। 16.4% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो आपको ध्यान रखना है और आपको पहले से पता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था है? साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंसर आपका भी है। निम्नलिखित में से किसने भारत देश की समाजवाद साख को कमजोर किया? तो किसने साथियों किया? क्या आपका जवाब होगा? नई आर्थिक नीति 1991 ने भारत देश की समाजवाद साख को कमजोर किया था। आंसर आपका सी है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैं कहूंगा असम है। तो असम आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है। तो किस मद में खर्च होती है? पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों पर खर्च होती है। बिल्कुल सही साथियों, इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। प्रशासनिक दृष्टि से बीडीओ का अर्थ क्या होता है? यानी कि बीडीओ की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए। तो इसको साथियों क्या कहा जाता है? अगर बात करते हैं बीडीओ को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ब्लॉक स्तर पर जो विकास के कार्य होते हैं इनकी देखरेख साथियों बीडीओ के द्वारा ही की जाती है। मानव अधिकारों के पहले चार्टर अर्थात साइरस सिलेंडर का कितने संयुक्त राष्ट्र की आधारशिला भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों अंग्रेजी में केवल अंग्रेजी, फ्रेंच में, मंदारिन में, सभी 6 भाषाओं में, बिल्कुल साथियों सभी 6 भाषाओं में किया गया है। यानी कि अगर बात करते हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, इन 6 आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की समग्र नीतियों को तैयार करने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो बताइए साथियों किसके पास है? क्या आपका जवाब हो सकता है? मैं कहूंगा शासन करने वाली परिषद की यह जिम्मेदारी है इसके लिए। यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है? बताइए। यानी कि अगर सिंचाई के लिए हो सकता है, भूमि विकास करना हो, भूमि अगर बंधक है तो नहीं किया जाएगा साथियों कृषि ऋण। इसलिए सही जवाब आपका सी है। ध्वनि के माध्यम से गुजर नहीं सकती है। तो ध्वनि जो है ये ठोस द्रव गैस में गुजर सकती है लेकिन निर्वात में साथियों नहीं गुजर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरणीय स्रोत है? तो किसकी बात चलिए? कच्चा तेल, सौर ऊर्जा, पवन या जैव भार? मैं कहूंगा कच्चा तेल आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल देखिए 60 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और 40 सवाल साथियों बाकी हैं। तो इन 40 सवालों को भी आप लोग बहुत सही तरीके से देख लीजिए। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। तो किसकी बात चलिए कि आपका जवाब होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है? यानी कि वृक्ष की उम्र क्या उसकी मोटाई को नापकर कर सकते हैं, उसकी प्रौणता को देखकर कर सकते हैं, उसके वार्षिक फलों को गिनकर कर सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले से नव्या पहल की शुरुआत हुई थी? तो जो नव्या पहल की शुरुआत हुई थी ये यूपी के सबसे दक्षिणी जनपद सोनभद्र से हुई थी। आंसर आपका भी होगा। जून 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया था। तो कहां किया गया था साथियों? वाराणसी में किया गया था। वाराणसी आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब साथियों क्या होता है? इसका मतलब अवांछित कंटेंट को ब्लॉक करना होता है, पुराने पोस्ट हटाना होता है, मूल कंटेंट बनाना होता है, या अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण करना होता है। मैं कहूंगा ये वाला आपका होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर लागू होता है। तो किस किस पर साथियों लागू होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों सूर्य और ग्रहों पर, पृथ्वी और सूर्य पर, पृथ्वी और चंद्रमा पर, या वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। तो आपको ध्यान रखना है वस्तुओं के किसी भी युग्म पर साथियों ये होता है। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ है? डी के साथ है। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों कैसी लग रही है आपको क्लास? जैसी भी लग रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों बनते हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं और परीक्षा तक ये समझ लीजिएगा साथियों इतनी तैयारी आपकी करवा दूंगा, इतनी तैयारी आपकी करवा दूंगा कि आपका सिलेक्शन साथियों बड़े ही आराम से और बड़े ही मस्त तरीके से हो जाएगा। इसलिए आपको साथियों टेंशन वगैरह नहीं लेनी है, बस अपना काम साथियों जो है ना वो करते जाना है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो परीक्षा में अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये आपको याद रखना होगा। बादलों का रंग सफेद
प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, या विकिरण की वजह से, प्रकाश के परावर्तन की वजह से, या प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। तो आपको याद रखना है बादलों का रंग सफेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सोल्यूशन नहीं बनाते तो उसे सातु क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? आपको याद रखना है अमीक्षणीय उसको कहा जाता है। क्या? अमीक्षणीय उसको कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अष्टक नियम यानी कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने प्रतिपादित किया था? तो ये अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अष्टक का नियम आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है साथियों कि एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। उसके बाद देखिए कह रहे कि जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? तो मैं कहूंगा वंश जो है ना, जीवों के वर्गीकरण का जो स्तर वंश है ये कुल और जाति के बीच आता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, वायवीय श्वसन क्या है? आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन को कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को, बिल्कुल सर, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को वायवीय श्वसन कहा जाता है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा रोग विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो मैं कह सकता हूं रक्त के थक्के जमने की विफलता की अगर हम बात करते हैं तो ये रोग विटामिन के की कमी के कारण ही होता है। इकोलॉजी शब्द साथियों किसने गढ़ा? तो इकोलॉजी शब्द की अगर बात करें, ये शब्द ये किसके द्वारा गढ़ा गया? तो ये अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा ये शब्द गढ़ा गया। इकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवनीकरणीय स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। मैं कहूंगा साथियों प्राकृतिक गैस है ना, पेट्रोलियम है। उसके अलावा वायु की अगर बात करें तो मैं कहूंगा वायु नहीं है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे 1989 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब जो कि WWW की फुल फॉर्म है इसका आविष्कार किया था? तो इसका आविष्कार साथियों टिम बर्नर्स ली ने किया था। WWW का आविष्कार 1989 में किया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री का नाम क्या था? तो इनका नाम VKRV राव था। क्या था सातु? VKRV राव ने ही वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है? तो क्या आपका जवाब सातु हो सकता है वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता का निवारण करना? बिल्कुल सही। इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको सातु ट्रेजरी बिल कहा